नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आर्थिक सर्वेक्षण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में हर साल 78 लाख नए रोजगार के अवसर बनाने होंगे। सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोजगारी दर 2017-18 से लगभग 8% घटकर 2022-23 में 10% हो गई है, लेकिन युवाओं में केवल 4.4% ही स्किल्ड वर्कफोर्स हैं। सर्वेक्षण ने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों में मौजूदा और भावी रोजगार पर व्यापक असर डालने वाला है। बढ़ती आबादी और बदलती तकनीक के परिदृश्य में बेरोजगारी कम करना भारी चुनौती है और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण और राजनीतिक अवसरवाद के नारे में परोसे गए भ्रम है। कांग्रेस और उसके नेता बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार जिस तरह हमलावर हैं, किसी को भी लग सकता है कि वे बेरोजगारी को दूर करने के मानो एक्सपर्ट हों। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों कहा था कि मोदी सरकार का एक ही मिशन है, युवाओं को बेरोजगार रखना। उन्होंने कहा कि 2010-11 में पूरे भारत में असंगठित गैर कृषि उद्यमों में 10 करोड़ 80 लाख लोग काम कर रहे थे, जो 2022-23 में यानी 12 वर्षों के बाद लगभग 16 लाख बढ़कर मात्र 10 करोड़ 96 लाख हो पाए। बेरोजगारी एक समस्या तो है, लेकिन श्रीमान खड़गे के आंकड़ों पर ही बेरोजगारी को परख कर देखते हैं। 2010-11 में देश की लगभग 49 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी में नॉन एग्रीकल्चर जीडीपी लगभग 42 लाख करोड़ रुपए थी, जो साल 2022-23 में 140 लाख करोड़ रुपए हो गई। 2014 से पहले भारत में उत्पादकता वृद्धि दर 1.3% थी, जो 2014 के बाद 2.7% यानी दोगुने से भी अधिक हो गई। अब खड़गे साहब समझा दें कि इन 12 वर्षों में नॉन एग्रीकल्चर जीडीपी लगभग 4 गुना कैसे बढ़ा। यह प्रश्न आर्थिक विकास और उसके सापेक्ष पैदा होने वाले रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी का महत्वपूर्ण सवाल है। 18वीं सदी में आरंभ हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से आर्थिक विकास के सापेक्ष रोजगार पैदा होने की दर एक समान नहीं रही है और वही देश विकसित हुए हैं जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण और भविष्य की शिक्षा व प्रशिक्षण पर निवेश किया और जिनकी आबादी बढ़ने की दर अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा होने की दर से कम थी। अब सवाल है कि इन दोनों ही मोर्चे पर बीते 75 सालों में हमने क्या किया। बीते 10 सालों में जीएसटी, नोटबंदी और कोविड-19 महामारी ने निश्चित रूप से भारत में रोजगार पर असर डाला है, लेकिन बावजूद इसके उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई तो इसलिए क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तुलना में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी धीरे धीरे और लगातार बढ़ रही है। इस विवरण से भी बेरोजगारी को समझने में मदद मिलेगी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्यरत 94% लोगों की तुलना में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले महज 6% लोग जीडीपी में 55% का योगदान करते हैं। यानी गैर कृषि असंगठित क्षेत्र की उत्पादकता का औसत राष्ट्रीय उत्पादकता के साथ अनुपात 0.63 है, जबकि संगठित क्षेत्र में यह अनुपात 9.17 है। असंगठित क्षेत्र की तुलना में संगठित क्षेत्र का एक कर्मचारी लगभग 15 गुना अधिक उत्पादन करता है। यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बिना औपचारिक प्रशिक्षण वाला रोजगार तो अधिक है, लेकिन वर्कफोर्स की बड़ी संख्या और कम उत्पादकता के कारण वेतन और मजदूरी कम होती है। उधर संगठित क्षेत्र में बेहतर तकनीक और प्रबंधन में निवेश के कारण उत्पादकता अधिक है, लेकिन इस सेक्टर में कम संख्या में और हाई स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी। यानी सवाल केवल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का भी है। आज बढ़ती आय, पॉपुलर कल्चर के नए चलन और न्यू जनरेशन में कुकिंग और फूडिंग की रुचि में आए बदलाव के कारण स्विगी और जोमेटो जैसे सर्विसेज से
होम डिलीवरी का कारोबार और उसमें रोजगार पनप रहा है। लेकिन यह कल्पना नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए आने वाले कुछ समय में होम डिलीवरी सेगमेंट में रोजगार समाप्त हो सकते हैं। यानी आर्थिक विकास और तकनीकी विकास के अवसर और चुनौतियों के साथ सामंजस्य बनाए बगैर बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता है। 25 अप्रैल 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब तक बेरोजगार रोजगार न प्राप्त कर लें, क्या तब तक उनको सीधे तौर पर कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई जा सकती। श्रीमती गांधी ने इस पर जवाब दिया कि हमारे पास ऐसे आर्थिक मदद के लिए जरूरी संसाधन नहीं है, और जब कभी भी ऐसी आर्थिक मदद दी जाती है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं पाया गया है। राहुल गांधी आम चुनाव में 30 लाख सरकारी नौकरी और सालाना 1 करोड़ युवा बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 8,500 रुपए महीने देने का खटाखट वायदा किया था। लेकिन कांग्रेस शासित कर्नाटक के विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 33% पद खाली हैं। इन खाली पदों को खटाखट भरा क्यों नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश में भी हर साल 1 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति का वायदा सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किया था। उसका क्या हुआ। यूपीए शासन के 10 सालों में केंद्रीय सेवाओं में औसतन 8 लाख पद लगभग हर साल खाली रहे। कारण है कि सरकारी नौकरियों के वेतन और पेंशन के कमिटेड एक्सपेंसेस के मद में अलग अलग राज्य सरकारों का खर्चा उनके राजस्व आय का औसतन 35 से 70% के रेंज में है। साथ ही विकास समेत लोक लुभावन वाली तमाम योजनाओं को चलाने के लिए भी पैसों के इंतजाम का दबाव राज्य सरकारों पर है। उधर देश में कुल रोजगार में से महज 25% रोजगार ही संगठित क्षेत्र में यानी सरकारी और निजी क्षेत्र में है, और संगठित क्षेत्र के इस 25% रोजगार का महज 2% रोजगार ही सरकारी रोजगार है। अब बताएं कि कितने लाख या करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। बेरोजगारी के मसले पर भ्रम का ऐसा राजनीतिक कारोबार फैलाया गया है कि अभी महाराष्ट्र में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, भाजपा साझेदारी वाली शिंदे सरकार लाडला भाई योजना लेकर आई है, जिसमें बेरोजगार ग्रेजुएट्स को राहुल गांधी की 3500 रुपये मासिक की तर्ज पर 6,000 रुपये मासिक देने का ऐलान किया गया है। क्या सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ते जैसे अव्यावहारिक राजनीतिक वायदे बेरोजगारी का समाधान है? नहीं है। मैं किसी भी बेरोजगार को 3500 रुपये या 6,000 रुपये मासिक सीधे सीधे यूं ही दिए जाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि ये दी गई राशि देश की जीडीपी में उत्पादक योगदान नहीं करता, बल्कि बाजार में डिमांड फैक्टर को मजबूत करता है, जो महंगाई को बढ़ाता है। लेकिन क्या यह असंभव है कि ऐसे बेरोजगारी भत्ते को किसी न किसी उत्पादक प्रक्रिया से सशर्त जोड़ दिया जाए? मसलन प्लांटेशन एंड प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एरिया क्रॉप प्रोटेक्शन, स्ट्रे एनिमल मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में बेरोजगारी भत्ता पाने वाले लाभार्थियों को महीने में कम से कम 10 दिन अनिवार्य रूप से काम दिया जा सकता है, ताकि उनका सामाजिक प्रशिक्षण हो, उत्तरदायित्व बोध जगे और राष्ट्रीय जीडीपी में कम से कम कुछ योगदान तो हो। अब देखते हैं कि रोजगार मिलने के परिदृश्य में क्या चल रहा है। एसबीआई की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में 2004 से 14 के यूपीए शासन में 6.6 करोड़ रोजगार मिले, जबकि 2024 से 23 के दौर में 8.9 करोड़ नए रोजगार मिले। लगभग 4 करोड़ 70 लाख उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड एमएसएमई इकाइयों में 20 करोड़ 19 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 66% अधिक हैं। मई 2024 में ईपीएफओ में 19.4 लाख नए पेरोल मेंबर्स जोड़े गए, जो ईपीएफओ नेटवर्क में विस्तार और बढ़ती जागरूकता के साथ नए और बेहतर वेतन वाले रोजगारों में बढ़ोतरी का संकेत भी करता है। आईएमएफ द्वारा जारी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट बताती है कि भारत अभी एशिया में ही चीन, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे अपने प्रतिद्वंदी देशों से पिछड़ा हुआ है। उधर द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट कहती है कि भारत में ब्लू कॉलर वर्कर्स की मांग अवेलेबल वर्कफोर्स से कहीं ज्यादा है,
इसके कारण डिजिटल इकोनॉमिक सेक्टर में एडवांसमेंट में बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। हुनरमंद लोग नहीं मिल पा रहे हैं। सवाल है, मिलेंगे कैसे? हर साल जारी होने वाली ASER रिपोर्ट देखिए, लगभग 25% ग्रामीण युवा अपनी ही क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर की पाठ्य सामग्री को धारा प्रवाह पढ़ नहीं सकते। 14 से 18 वर्ष के 56% ग्रामीण युवा 3 अंकों की किसी संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग नहीं दे सकते। ग्रामीण क्षेत्र के महज 57% स्कूली बच्चे अंग्रेजी में कोई वाक्य पूरा पढ़ सकते हैं और इनमें से 1/4 बच्चे इस पढ़े गए वाक्य का अर्थ नहीं बता सकते। यह दोष उनका नहीं है, बल्कि शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षकों का है। लेकिन बेरोजगारी से निपटने के मध्यम और दीर्घकालिक रणनीति के तहत हमें यह जानने की जरूरत तो है कि हमारी शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षक कितने स्तरीय और उपयोगी हैं और रोजगार किस क्षेत्र में हैं और आगे होंगे। यही कारण है कि आजकल स्किल सेंसस की बात की जा रही है। अब एक उदाहरण लें। असंगठित क्षेत्र में भारत के स्ट्रीट फूड बिजनेस जिसे चलाने वाले आमतौर पर बिजनेस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई अनुभव नहीं रखते और महज साक्षर होते हैं। यह कारोबार 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना से अधिक का है और लगभग 35% की दर से यह वृद्धि कर रहा है। फिर इस सेक्टर में मौजूद अवसर का अपमान क्यों किया जाए? भारत के राजनीतिक कुनबों ने पकौड़े तलने या स्ट्रीट फूड बिजनेस से लेकर पंक्चर बनाने, सैलून चलाने, गिग इकोनॉमी वर्क्स जैसे कामों और स्वरोजगार को अपमानित करने की सोची समझी रणनीति बनाई है। ऐतिहासिक वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में प्रत्येक व्यवसाय किसी न किसी जाति का प्रतीक हो सकता है और वह जाति अपने सोशल ऑर्डर में किसी पायदान पर होती है। यह परंपरागत पेशा और उसकी जातीय पहचान ऐतिहासिक दमन, अवसरहीनता और अलाभदायकता के कारण सामाजिक उपेक्षा और अन्याय के साथ जोड़कर देखी जाती है। सामाजिक न्याय के नारे में यह समझाना आसान हो जाता है कि उसके परंपरागत पेशे में सामाजिक अपमान है, लिहाजा सामाजिक न्याय के लिए उन्हें सरकारी बाबू या बाबू साहब बनना चाहिए। इस भ्रमित विचार ने सामाजिक उद्यमिता और रचनात्मकता को तबाह किया है। परंपरागत पेशों को छोड़ने वाले समाजों में बेरोजगारी कहीं अधिक बढ़ी है। विशेषकर 1990 के दशक से तमाम सरकारें इन परंपरागत पेशों को लाभदायक बनाने के लिए सही समय पर उनमें पूंजी, प्रशिक्षण और तकनीक मुहैया कराने और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन करने में विफल रही है। देर अब भी नहीं हुई है, लेकिन दुरुस्त यह भी करना है कि उद्यमिता और कारोबार को अपमानित करने वाली राजनीति का लालच छोड़ा जाए। हमें 2 बातें याद रखनी होंगी। पहला कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी तमाम प्रयासों और प्रयोगों के बाद भी लगभग स्थिर है या वह बढ़ नहीं पाती है, जो करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार का आधार हो सकता है। और दूसरा कि शिक्षा की असमानता के कारण सर्विस सेक्टर का उभार, उसमें बनने वाले लाभ और अवसर समावेशी नहीं हो पाते हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस सेक्टर में रोजगार और अवसरों को और कठिन बना देगा। शिक्षा और शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को गाली नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और संस्थागत समर्थन देने की जरूरत है। यही बेरोजगारी का समाधान है। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।